हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी का जो सीरीज स्टार्ट है उससे, ठीक है ना। ये ज्योग्राफी का है, चैप्टर नंबर 4 है और ये क्लास कितना का है तो 8 का है। इस चैप्टर का नाम क्या है तो कृषि है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, गुरु प्रीति, मधु और टीना एक गाँव से गुजर रहे थे। क्या कर रहे थे? गुरु प्रीति और मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को देखे खेत में क्या की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है। किसका? तो गेहूं का बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधे से परिष्कृत उत्पादन तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल है। क्या है? तो 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल है। अब देखते हैं कौन कौन सा है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। क्या क्या? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। क्या है? तो निष्कर्षण से है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके उदाहरण हैं, इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब द्वितीय क्रियाएं क्या है? तो द्वितीय क्रियाएं उन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर देखिए, तृतीय क्रियाएं में है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार हो गया, बैंक हो गया, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं का क्या है तो उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए, ये एग्रीकल्चर की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है तो लैटिन भाषा से हुआ है। और एग्री जिसका अर्थ है मृदा और कल्चर। क्या है? जिसका अर्थ मृदा और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है? तो एक प्राथमिक क्रिया है और फलों, सब्जियों, फल और फूलों को उगाना और पशुपालन इसमें शामिल है। अगर पूछा जाए कि प्राथमिक क्रिया कौन है तो फसलों का उगाना, फलों, सब्जियों और फूलों का और पशुपालन, ठीक है। और विश्व में 50% लोग कृषि से क्या है संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब कृषि तक क्या है 2/3 संख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। कितना? तो 2/3। कहाँ? तो भारत में। नेक्स्ट है कि अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। क्या कहती है? कि जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है वो कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। देखिए, अब इस चित्र को आप देख सकते हैं, ये क्या है? यहाँ पर देखिए, एग्रीकल्चर ये क्या है तो कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के, ठीक है, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है। अब यहाँ पर है कि पिसीकल्चर, ये मत्स्य पालन होता है, ठीक है, जिसे तालाब पोखरों में पाला जाता है। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बीटीकल्चर क्या है तो द्रक्षा कृषि में यानी अंगूर की खेती, ठीक है। क्या? तो अंगूर की खेती। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्या है तो उद्यान कृषि यानी वाणिज्य के उपयोग
के लिए सब्जियों और फूलों और फलों का उगाना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये चीज़ समझ गए हैं। अब कृषि तंत्र, अब ये कृषि तंत्र क्या है दोस्तों? तो कृषि या खेती के एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है, एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक और मशीनरी और श्रमिकी है। जुताई बुआई, क्या? तो जुताई बुआई और सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। अब इसका यहाँ पर ये क्या है, तो ये आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। क्रियाएं हैं और इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। अब यहाँ पर है कृषि के प्रकार। चलिए देखते हैं अब कृषि के प्रकार। ठीक है, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पन्न की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है और पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन या निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब यहाँ पर जैविक कृषि है, ठीक है ना। जो इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। नेक्स्ट है दोस्तों गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से उपयुक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्षा में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। क्या होती है? चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। मतलब अन्य जो फसल है उसमें गेहूं, मक्का और तिलहन और दलहन शामिल है। और पहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के सघन संख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कस्बा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की सीमित के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि एक ये क्या है, तो ज़मीन है, इसमें जंगल है, ठीक है। अब इस जंगल को, इस झाड़ी को, कटेली झाड़ी को काट करके जला दिया और जलाने के बाद इसमें फिर क्या करने लगा, तो पौधा उगाने लगा, फसल उगाने लगा। उसके बाद इसमें किए, उसके बाद इसको छोड़ करके फिर दूसरा जगह चले गए। अब यहाँ पर भी क्या किया, यहाँ पर भी काट करके जला करके उसे
राख को क्या किया, मिला दिया और उसमें भी खेती करने लगे और इसको छोड़ दिया। तो एक जगह से दूसरे जगह में छोड़ करके चले जाते हैं, उसके बाद फिर इसमें झाड़ी उड़ी बढ़ जाता है, उसके बाद फिर से इसे काट करके जला दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं, तो स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है ना। उसे कुछ दिन करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है, जैसे कि भारत में उत्तर पूर्वी राज्य में किया जाता है, ठीक है। और उसे कर्तन दहन की कृषि से भी जाना जाता है, उसे झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है, और अलग अलग देश में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है, जैसे झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा मैक्सिको में, और रोका ब्राज़ील में, और लदांग मलेशिया में। इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग देश में, ठीक है। नेक्स्ट है चलवासी पशुचारक। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु की बाधाओं और भूमि और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है, और पशुचारक मुख्य भेड़, ऊँट, मवेशी और याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन और खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि ये लोग भी मौसम के अनुसार क्या करते हैं, जगह बदल देते हैं, और जगह बदलने के बाद जहाँ पर घास होता है वहाँ पर जा कर के बस जाते हैं। जैसे पहाड़ी इलाका हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर में हो गया, तो ये लोग जगह बदल बदल करके ये लोग भी क्या करते हैं, चराते हैं। तो इसीलिए इसको भी क्या बोला गया है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला, ठीक है ना। इसका चलवासी पशुचारक इसका नाम है, ठीक है। अभी हम वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि क्या है चलिए देखते हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है, तो अधिकांश काम मशीनों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि की वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। क्या क्या, तो मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया में शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है, और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। क्या की जा सकती है, तो बहुत ऐसे बड़ा जगह रहेगा उसमें एक ही फसल उगाया जाएगा। और ये कहाँ पर ही होता है ज़्यादातर, तो ये होता है कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, और इसका इसमें होता है, इसका ऊपर में, ठीक है ना, ज़्यादातर यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भारत व चारे की फसलें मतलब भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। कहाँ कहाँ, तो यूरोप हो गया, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। कौन सा कृषि, तो ये मिश्रित कृषि, ठीक है। नेक्स्ट है रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का संस्करण खेतों पर ही या निकट के
कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इससे कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य फसल। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य उद्यान फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं और चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। चाय और कहवा क्या है तो मुख्य पेय फसलें हैं। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं चावल। ये है चावल का कृषि, ये रोपण कर रही है। ठीक है, ये गेहूं का है, कर्तन यानी कटाई हो रहा है। चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब इसके लिए धूप भी होना चाहिए और अधिक क्या होना चाहिए तो तापमान भी होना चाहिए। ठीक है, और बारिश भी होना चाहिए। यह फसल चिकयुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रुकने की क्षमता हो, जिसमें क्या करना हो तो जल रुकने की क्षमता हो। अगर जल में अगर पानी नहीं रुकेगा, जल अगर नमी नहीं रहेगा तो ये फसल नहीं हो सकती है। रुकने की क्षमता हो और सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। चीन क्या है तो चावल उत्पादन में अग्रणी है। इनके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र है। क्या है तो भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। कितना? एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। चलिए अब देखते हैं गेहूं का। ठीक है, गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान व वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। जैसे ये गेहूं है, ये गेहूं को क्या होना चाहिए, सर्द भी होना चाहिए, ताप भी होना चाहिए और ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। ठीक है, और इसको कटाई के समय पूरी तरह से धूप होता है। ठीक है, इस अपवाहित दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से होता है। किस मिट्टी में तो दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से होता है। और गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया में और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। और भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। कब? तो शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है मिटेल। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिससे कम वर्षा और उच्च में मध्यम तापमान और तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। और ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक हैं। मक्का, इसके लिए मध्य तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। क्या होती है मक्का के लिए? कि इसके लिए मध्य तापमान और वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है और इस अपवाहित उपजाऊ का मृदा की आवश्यकता होती है। और मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। ये मक्के का है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है तो कपास का है। ठीक है, कपास में क्या होता है इसलिए देखते हैं। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पलाहित दिन और तेज में चमकीली धूप की आवश्यकता होती है।
यह काली मिट्टी, काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। भारत में भी उगता है ये कपास की, ठीक है ना। ये कहाँ उगती है? तो ये काली मिट्टी। अग्रणी उत्पादक यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कौन सा वस्त्र? तो सूती वस्त्र। अब यहाँ पर चलिए पटसन में देखते हैं, ठीक है। ये पटसन है, इसके सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। क्या किया जाता है? तो इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। और जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। क्या होता है? जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इससे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आदर्श जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। कहाँ पर? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। कहाँ कहाँ? तो भारत और बांग्लादेश। अब यहाँ पर आइए कॉफ़ी में, ठीक है। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। और ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत भी है। क्या है? तो कोलंबिया और भारत भी है, ठीक है। नेक्स्ट है चाय का। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर स्वाभाविक उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। और पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में से यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की जनसंख्या बढ़ाकर सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा कृषि का मिशनरी भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। क्या है? चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। कहाँ? तो विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। और अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जातों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयोग होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्मर देखते हैं। तो एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका है। वस्तुनिष्ठ अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। नेक्स्ट है भारत का एक फार्मर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है और मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्मर है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के अंतर उसकी भूमि उर्वरक है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें
सामान्यतः गेहूँ या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके पीछे मित्र अभी भी बैलों से खेतों में जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैल से खेत का जोताई कर रहे हैं। ठीक है। खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है और मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सरकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है और सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार और पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृमियों गर्भाधान के संसाधन में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। क्या करता है? खरीदने के लिए उसे और ऋण लेता है। ठीक है, ऋण लेता है। वह अपने उत्पादन को निकट के शहर में स्थित मंडी में क्या करता है? तो बेच देता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसीलिए वे बाजार में अनुकूल ना होने पर वे अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। भारत के खेत। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्मर। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्मर का औसत आकार भारतीय फार्मर की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्मर का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्मर में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है और वहाँ अपने खेत के मक्का तब उगाता है जब वह अवश्य हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका क्या है? कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। क्या करता है? तो तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है,
समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहर किसान की तरह। ये क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्मर के मशीनरी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में इतने। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है।